हेलो प्लस वन स्टूडेंट्स, फिजिक्स के नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर, फिजिक्स की डेफिनेशन एंड फिजिक्स के रिलेटेड इसके ब्रांचेस और फंडामेंटल फोर्सेस। ये हमारा टॉपिक रहेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ये इस चैप्टर में आपका कवर करना सिलेबस है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन से शुरू होगा। फिजिक्स, ये द वर्ड फिजिक्स originated from Greek word physis, which means nature. It was introduced by Aristotle in the year 350 BC. The Sanskrit equivalent of physics is bhautiki. So hence, physics is the branch of science which deals with the nature and natural physical phenomena. तो यहाँ पे ये फिजिक्स की डेफिनेशन है हमारी कि एक साइंस है जो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। तो इसमें दो मेन इसकी इच्छाएं हैं, क्वेस्ट बोलते हैं हम इसको या थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, कि क्या क्या होना चाहिए। ये यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, यूनिफिकेशन और रिडक्शन दो इसमें हम मान के चलते हैं कि दो हमारे एम है। The phenomena in terms of few concepts and laws can be understand. ये क्या है, देखो ये दोबारा देखिए आप। यूनिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल phenomena in terms of few concepts and laws. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि रिगार्डिंग कैसे ग्रेविटेशन एक्सप्लेन मैनी phenomena such as motion of body falling towards the earth, motion of moon around the earth, ठीक है ना, motion of planets around the sun. And reductionism is an attempt to explain a macroscopic system in terms of macroscopic constraints. जैसे कि टेम्परेचर को हमने पढ़ लिया और इससे हमने क्या है, एक बॉडी की हीट वगैरह हमने निकाल दी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो थर्मोडायनामिक सिस्टम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट मी चेंज द स्क्रीन। मैं स्क्रीन को चेंज कर लेता हूँ। यस, what is reductionism is an attempt to explain a macroscopic system in terms of microscopic constraints. For example, thermodynamic was developed to explain a macroscopic property such as temperature, internal energy, entropy, and bulk system. Later on, these properties are explained in terms of molecular constraints, molecules, kinetic, physical, statical, and chemical. Temperature can be used to calculate average kinetic energy of the molecule. तो सिंपली ये चीज जो है कि एक टेम्परेचर के जानने से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी हीट, काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन की, जो मोशन होता है ना पार्टिकल्स का, वो हम निकाल देंगे, ठीक है। एंट्रोपी, बल्क, ये इंटरनल एनर्जी, ये सारी दे डिपेंड्स अपॉन और एनर्जी। जैसे स्मॉल सिस्टम है उससे हम रिडक्शन कर लेंगे। बट द स्कोप ऑफ फिजिक्स, देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। Every single event which is occurring around us in our daily life is governed by one or other principle of physics. Let us explain about them in the microscopic domain. We deal small length and larger lengths. ठीक है, वो कैसे हम, मैं अभी कहूँगा आपको। देखो, हमने जो लेंथ है वो सबसे छोटी लेंथ कितनी है? We deal small lengths of the order 10 power minus 14 मीटर, न्यूक्लियर साइज की लेंथ हम डील करेंगे। While at the macroscopic level, we may deal with the size of universe 10 power 26 मीटर लिखा हुआ है।
तो इसको चेक कर लेना। 10 पावर 26 से लेके 10 पावर -14 तक हम, दैट इज 10 पावर 40 की 1 10 पावर 14, तो इतना ज्यादा स्कोप है जिसका, the scope of physics is very wide. Every single event which is occurring around us is governed by one or other principle of physics. ये हमने बात की, ठीक है। तो मैं इसको फिर साफ कर देता हूँ। टाइम जो है वो हम देखो 10 पावर 18 टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दिस यूनिवर्स बाय लाइट, एंड 10 - 22 टाइम टेकन टू ट्रैवल मीडियम डिस्टेंस बाय लाइट। तो इतना छोटा से छोटा और इतने बड़े से बड़े। इसके बाद मास जो है 10 पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 10 पावर 50 मास ऑफ यूनिवर्स, ये हम मापते हैं। Physics is quite exciting. The study of physics is excited in many ways. For example, from basic concept, laws can be explained. They are physical phenomena. ठीक है, तो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। Some basic concepts and laws can be used to explain all physical phenomena. Designing of useful device is based on the laws of physics. Main branches of physics देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ये मैंने कुछ क्लियर किया है, इसको आपने पढ़ लेना है। लेकिन जो मेन ब्रांचेज है वो है मैकेनिक्स, इसको पढ़ लेना। ये मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड्स। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको आपने देख लेना। मैं ये आपको लिंक पे भी डाल दूंगा इसे ठीक करके। माइक्रोस्कोपिक हुआ है जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, न्यूटन मैकेनिक्स इसमें काम करते हैं। मैकेनिक्स में स्लो ऑब्जेक्ट चलते हैं जो वो है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी देखते हैं क्या है। हीट टेम्परेचर का हम स्टडी करते हैं। Thermodynamics deals with the heat temperature and behavior of the system of large number of particles, atoms and molecules. उसके बाद electrodynamics, it deals with the electricity, magnetism, electromagnetic radiation. It is based on the law given by Coulomb. तो electrodynamics electromagnetism है। तो इसके बाद ऑप्टिक्स, ये देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैंने अंडरलाइन कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आता है इसमें, सारा कुछ आ गया। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मैग्नेटिज्म आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ गया। ऑप्टिक्स देखिए, इट डील्स विद द नेचर ऑफ प्रोपगेशन, रिलेटिविटी, ये कुछ साइंटिस्टों के नाम इसमें है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। रिलेटिविटी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द स्पीड कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम मैकेनिक्स देखिए, it deals with the mechanical behavior of submicroscopic particles like atom, nuclei, and their interactions with the photon, electron, and elementary particles. इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स deals with the atomic nucleus and their properties. ठीक है, कुछ साइंटिस्टों के नाम आपने याद करने हैं, ढंग से पढ़ने हैं, अपने बुक में देख लेना। कुछ मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज चीज एक्सप्लेन। ये है डिस्कवरी और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, आरए मिल्किन अमेरिका, कॉस्मिक रेस एस ऑस्ट्रिया, ठीक है। कॉस्मिक रेस शावर होमी जहांगीर बाबा, ये इंडिया के हैं। अल्ट्रा शॉर्ट वेव्स जेसी बोस इंडिया, ठीक है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स एसएन बोस इंडिया के हैं साइंटिस्ट। प्रिंसिपल ऑफ लियर आर्किमिडीज ग्रीस के। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक करंट एम्पियर फ्रांस के हैं। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकर फ्रांस। ये हाँ, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने भी कुछ इस पे रिसर्च किया था, वो भी आपने देख लेना क्या रिसर्च है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स हार्स को मिला है इसमें जर्मनी में, हालांकि चंद्रशेखर ने बड़ा अच्छा काम किया था इस पे, एस चंद्रशेखर हमारे इंडिया के। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स जर्मनी के। एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये थोड़ी स्टार्टिंग मिस्टेक होगी, पॉली एक्सक्लूजन, पॉली होगी। अमेरिका के इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सीवी रामन इंडिया के साइंटिस्ट हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जी एन रामचंद्रन इंडिया के हैं।
इसके बाद थर्मल आयनाइजेशन पे जो काम किया आनंद साहा, रेडियो इंडिया के हैं। एस चंद्रशेखर लिमिट स्टार की लिमिट सेट की थी, कौन सा स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। इंडियन अमेरिका बोर्न इंडियन थोड़ा प्रॉब्लम मिस्टेक है, इसके अगर आपने देखें दैट दिस चेंजेस स्क्रीन नाउ, इनको आप भी देख रहे हैं इसका भी नाम, ठीक है। ओके, इसके बाद ये हमारे पास आ गया हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। समाज में फिजिक्स का रोल क्या है। एक्चुअली एडवांसमेंट इन फिजिक्स ड्राइव टेक्नोलॉजी विच बेनिफिट सोसाइटी। Advancement in the field of communication such as telegraph, teleprint enable us to quickly exchange the messages between far off places. The radio and television have made it possible to have instant communication. The internet is also a powerful tool of communication. All depends upon the physics. हाल ही फिजिक्स ने बेनिफिट्स दिए हैं इसको आज सोसाइटी को। आज बिकम पॉसिबल बिकॉज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो हमारा ये काम चला हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हुआ है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, चाहे वायरल ब्रॉडकास्ट करना है या कुछ और काम करना है, ये सारा बेस्ड होगा दिस लास्ट कंजर्वेशन एग्जांपल से हमने इसको भेजा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस, ट्रेन, इंजन, ये सारे एरोप्लेन कहाँ से बने हैं, ये भी हमारे थर्मोडायनेमिक्स के। और बिजली पैदा कैसे होती है, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इस तरह से फिजिक्स ने इट हैज greatly helped the society to develop. A well-known thing is that the fate of society depends upon the development of physics. It is true कि समाज का जो भविष्य है, भाग्य है, वो फिजिक्स की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, गाड़ियां नहीं है, तो जाने में हमें कितना एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे संभव नहीं होगा। एरोप्लेन से हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं बड़ी जल्दी। ये सारे इंजन की खोज, ये सारी जो है वो फिजिक्स के लॉज पे हुई है। जितने भी ये फ्लाई करते हैं, जहाज उड़ते हैं या इंटरनेट चलता है, आपका कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं हम, सारा ही पॉसिबल फिजिक्स की डेवलपमेंट से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी को फिजिक्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का रोल विदाउट हाउ physics is related to technology. Technology is an application of science in general and it is application of physics in particular. Actually, technology एक physics का एक application है. The study of liver system has helped to design large number of very useful machines. The study of satellite has made possible to forecast travel and the transmission of radio TV signal. मतलब टीवी सिग्नल, ये टीवी वगैरह रेडियो वगैरह कैसे बने हैं, ये टेक्नोलॉजी है। टीवी, रेडियो, सैटेलाइट, ये सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अब ये सारा ही डिपेंड करता है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे, ओके। द कन्वर्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, इट इज बेस्ड अपॉन used to design heat engine. The study of plain junction transistor vacuum tubes communication system को डेवलप करने में काम आया। एक्सरे की ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गया। एक्सरे has been found ruinous using medical sciences में एक्सरे का फ्रैक्चर वगैरह हम सारा भी देखने चेस्ट का एक्सरे करते हैं, जिसका जो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन तो एनर्जी का सोर्स बना है हमारा, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से एनर्जी हमें मिली है, ठीक है। ये हमें सारी साइंस की स्टडीज हैं, तो आप इससे डिटेल में पढ़ लेना। स्क्रीन, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं स्क्रीन द्वारा, ये तो हमने पढ़ लिया टेक्नोलॉजी का। देन लेट्स चेंज स्क्रीन। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। मैथ्स से फिजिक्स का क्या रिलेशन है। फिजिक्स मेक्स यूज ऑफ मैथमेटिकल कांसेप्ट्स इन डेवलपिंग इट्स थ्योरीज। मैथमेटिक्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन डेवलपिंग ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। भाई देखो सिंपली जो फिजिक्स की थ्योरी डेवलप हुई है, दे आर विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। मैथ्स एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया मैथ इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ठीक, तो अगली बात ये है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। The study of structure of atom, radioactivity, and diffraction has brought about a revolution in the present century chemistry. देखो डायफ्रैक्शन वगैरह से इसके स्ट्रक्चर को कैसे पीरियोडिक टेबल, ये सारे स्ट्रक्चर जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायफ्रैक्शन कैसे। The said that median is the element of periodic table even places the substance in the sample of the nature. Valency, chemistry bonding, केमिकल बॉन्डिंग एंड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये सारा करने में फिजिक्स ने हेल्प की है। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना अपने उसमें, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेज में मैं बताता हूं बायोलॉजिकल साइंसेज हैव बीन benefited by the advancement in physics. Optical microscope is found to immense use in the study of biology. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इवन के हम सेल तक देख सकते हैं। एक्सरे से हम मेडिकल फ्रैक्चर और दूसरी बहुत सारी समस्या हमारी हल की है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और एक्सरेज में, ठीक है। और इवन कि हम बैक्टीरिया जो छोटे साइज होते हैं ना उनको हम ढंग से देख सकते हैं निकाल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो लेट्स वी चेंज द स्क्रीन। तो हम देखिए एक्सरेज आर यूज्ड, ये है for diagnostic purposes. Radioisotopes are also used in medical sciences to detect the blockage and इस रेडियोइसोटोप से तो कैंसर जैसे गामा सर्जरी से तो कैंसर का इलाज भी होता है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, देखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्यों होता है, ड्यू टू हाँ मासेस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, इसको पढ़ लेना। दिस इज यूनिवर्सल फोर्स और ये यूनिवर्सल फोर्स है जिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दूंगा। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीप द सैटेलाइट इन ऑर्बिट टू मूव अराउंड अर्थ, ठीक है। तो सैटेलाइट की घूमते हैं आपके चारों तरफ क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है। ऑल बॉडीज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और प्रॉपर्टीज इसके हम देखेंगे अभी, और प्रॉपर्टीज अभी लेते हैं। स्क्रीन को चेंज करके नीचे प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट ऑन देम बाय अर्थ, मतलब जो अर्थ पे फॉल होती है बॉडीज वो इसलिए होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से वो अट्रैक्ट होती है। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सन, तो वो प्लैनेट को सन की चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी आर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ये सारा किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून के कारण और अर्थ के कारण होता है। इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन देख लीजिए। Gravitational force are universal attractive force. Gravitational force between two bodies always equal and opposite. They are the weakest force in nature. इसको weakest force बोलते हैं नेचर का। और इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से गवर्न होते हैं। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर से एक्ट कर सकते हैं। The gravitation force are central force। और इसमें जो पार्टिकल भाग लेते हैं वो हम ग्रेविटोन, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। एंड ग्रेविटोन इज द पार्टिकल, ग्रेविटोन पार्टिकल है जो इसमें भाग लेते हैं। मतलब हम ये मान के सकते हैं कि ये ग्रेविटोन के कारण जो है फोर्स हो रहा है, कि पार्टिकल एक्सचेंज है। जब फोर्स लगते हैं बॉडी दूसरी बॉडी में फोर्स लगा के इंटरेक्शन हो रही है उनके बीच में, तो ये मान के चलते हैं, ये हो ग्रेविटेशन फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो स्टेशनरी चार्ज या मूविंग चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मोशन देखिए आप ध्यान से सुनना है, देखना है आपने।
मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। वंडरवाल फोर्सेस, कि एक एटम दूसरे एटम को या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ और इस तरह से, वो वंडरवाल फोर्सेस, ये भी एक एग्जांपल है। इलास्टिक फोर्स बिटवीन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है आपके पास, उसके बीच में उसको दबाया या खींचा, वो सारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन इन स्ट्रिंग, एक धागे को खींचा हुआ है बट वजन लटकाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, सारे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। द फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स है, द फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से सेंटर एक्ट करती है। द फोर्स ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10 पावर 26 नहीं, 10 पावर आई थिंक 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर अभी चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देख लेते हैं पहले, इसके बाद आती है नंबर 3 पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। These are the strong attractive force that bind nucleons, that is proton and neutrons together in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के जो फोर्स रखते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो these forces are effective within the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव है, 10 पावर 15 इनकी मीटर इनकी रेंज है। Then the strong nuclear force, they are 100 times stronger than the electrostatic force between two protons. So, example of nuclear forces, these forces bind protons and neutrons in the nucleus. The nuclear forces are very much useful obtaining nuclear energy for the process of fission and nuclear fusion. तो फिशन और फ्यूजन में जो है, वो न्यूक्लियर फोर्स ही काम कर रहा है। वो जब ब्रेक होता है या रिजेक्शन होता है, तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो ये 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, शॉर्ट गुना कूलम फोर्स से। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस में काम करेंगे। दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, घूमता है ना जो न्यूक्लियर प्रोटॉन घूमते हैं, उन पे डिपेंड करता है। दे आर बेसिकली attractive forces, but when their distance between nucleons become very small, जो इनकी एवरेज डिस्टेंस से कम हो जाता है, तो ये रिपल्सिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, दे आर नॉन कंजर्वेटिव, दिस फोर्सेस आर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मिजोन। ये थोड़ा ए पाई ए मिजोन नहीं है, पाई मिजोन, ठीक है। तो पाई मिजोन इसमें काम कर रहा है। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते थे। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और 100 टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब बचा है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इज द वीकेस्ट फोर्स आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेकंड नंबर आता है इसका वीक है उसमें, कि सबसे वीक ग्रेविटेशनल, देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बीटा डीके, न्यूट्रॉन स्पॉन्टेनियस डीकेस। चलो मैं इसको अभी स्क्रीन इनटू प्रोटॉन एंड एमिट इलेक्ट्रॉन विद एंटीन्यूट्रॉन। एंटीन्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज पार्टिकल, एंटीन्यूट्रॉन के बारे में बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे काम करता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज द सेकंड वीकेस्ट फोर्स, याद में ध्यान रखना। बीटा डीके के जहाँ भी बीटा डीके इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर जाता हूँ। तो यस, तो एंटीन्यूट्रिनो जहाँ पे भी बीटा पार्टिकल्स एंटीन्यूट्रिनो काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना आपने, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिस फोर्सेस आर 10 पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्सेस ऑपरेट only through a range in the nuclear side, short range force है। These forces are used between
लेप्टॉन एंड लेप्टॉन। तो ये जो है लेप्टॉन लेप्टॉन, और इसमें जो पार्टिकल काम करता है वो बोसॉन या एंटीन्यूट्रिनो हम पार्टिकल लेते हैं वीक न्यूक्लियर में। तो इस तरह से हमारे, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ, थोड़ा सा मैं करेक्शन दिखा दूँ करके, 10.26 का 10.30 और लिख देना आपने 36, क्योंकि चेक कर लेना इसको फिर भी बुक से आपने देख लेना। तो अब मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये दे दूँ। तो फिर पार्टिकल of the force is anti-internal boson, ये भी चेक कर लेना आपने थोड़ा सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम में 3 लॉज ये भी आपने लर्न करने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it says that energy can neither be created, neither be created nor destroyed, है ना, neither created nor destroyed, but it can be converted from one form to another. In other words, the total energy of an isolated system is always constant. Isolated मतलब अकेला system, ठीक है, जहाँ पे वो एक्सचेंज ना कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे वो एनर्जी एक्सचेंज ना कर सके, तो इस तरह से। तो सेकंड जो है हमारा, ठीक है, पहला समझ में आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, it says that no external force acts on the system or particle, then momentum of the system of is always conserved या remains constant। तो ये चीजें आपको बाद में समझ में आएगी, अभी आप मोमेंटम को ढंग से पढ़ेंगे या एनर्जी को ढंग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम दिया कि टॉर्क अगर ना लगे तो उसका एनवायरमेंटल कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से आपको ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ये जो लास्ट टॉपिक है एनर्जी मोमेंटम का, ये हमने बाद में पढ़ने में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। तो ठीक है बच्चों, तो हम अब बंद करते हैं स्क्रीन को।